गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है 29 जनवरी के करंट अफेयर पर आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। तो जो हमारी करंट अफेयर्स की आज की क्लास है, आज की 29 जनवरी के करंट अफेयर्स की, उसमें हम सबसे पहले करेंगे आपके कल वाली क्लास का रिवीजन। यानी कल हमने जो 10 क्वेश्चन से अच्छे से उनको व्याख्या के साथ अच्छे से याद किया था, उनका पहले करेंगे हम छोटा सा रिवीजन, क्विक रिवीजन। और फिर आज का जो करंट अफेयर है, आज का करंट अफेयर है, उस करंट अफेयर्स को व्याख्या के साथ अच्छे से समझेंगे। और उसके बाद फिर लास्ट में हम एक बार फिर आज के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो इस प्रकार हमें जो हमारा करंट अफेयर है उसको अच्छे से समझना है, अच्छे से याद करना है। ये अपने विद स्टैटिक जीके के साथ है, जो कि हमारे हर एग्जाम में आता है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर है, वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसका लिंक है वो इसी क्लास के नीचे भी दिया गया है। साथ में आपको अगर सीधा वहां पे सर्च करना हो तो आप लर्न विद प्रीत चौधरी के नाम से सर्च कर सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ के साथ साथ इस क्लास का जो भी कोई भी आपको पीडीएफ होती है और क्लास की, या फिर जो भी इसके ऊपर क्लासेज आती है, वो सभी की आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है। आपके चाहे सेंटर का हो, चाहे आपके स्टेट का कोई भी वैकेंसी आती है, जो कि कोई भी एग्जाम होता है, उसका पेपर होता है, आंसर की होते हैं, सारी की सारी अपडेट होती है। डेली अपडेट आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाई जाती है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लेना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले करेंगे कल का रिवीजन। कल का फर्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 की थीम क्या है? मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करता हूँ। भारत का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी वीएलएफ संचार स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा तेलंगाना में। ओडिशा सिंपलीपाल अभयारण्य के पास कौन सी अनूठी सुविधा शुरू करने की योजना बना रहा है? तो सिंपलीपाल में बनेगा ब्लैक टाइगर सफारी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में स्वच्छता के लिए किस भारतीय शहर को उच्च स्थान मिला है? भोपाल को मिला है। और ये मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है, इसको 5वां स्थान मिला है। कौन सा 5वां स्थान मिला है? साथ में ये जो 2022 की बात करें तो इसमें इसका स्थान था छठा, यानी इसने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। आगे बढ़िए। अगला हमारा जो क्वेश्चन था कि हाल ही में कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। सऊदी अरब में राजनयिकों के लिए पहली शराब की दुकान कहाँ खुलने वाली है? तो ये आपके सऊदी अरब की जो राजधानी रियाद है, उसमें कहीं भी खुल सकती है। कोई भी विशेष स्थान का खुलासा इन्होंने नहीं किया है। वहां पे तो धार्मिक स्थान होने के कारण वहां के लोगों के लिए शराब है वो बैन थी, बेचना और पीना दोनों ही थी। लेकिन अभी ये पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये मानते हैं कि जो कई सारे देश है इनको पिछड़ा हुआ या रूढ़िवादी देश मानते हैं, तो इसलिए अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, पर्यटन के क्षेत्र को सुधारने के लिए ये इन्होंने शराब की दुकान खोलने का निर्णय लिया है। भारत में किस राज्य ने जाति जनगणना शुरू की है, जो बिहार के बाद ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बना है? तो राइट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश है। यानी भारत का पहला राज्य बिहार है जो जाति जनगणना शुरू की है, और जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस भवन का उद्घाटन किया? तो वो किया है कौशल भवन का। देश के मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत में हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो मनाया जाता है। वो ये कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 25 जनवरी को। तो राष्ट्रीय मतदाता 25 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 का विषय क्या है? तो पर्यटन दिवस का विषय है सतत यात्राएं और कालातीत यादें। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट जो 10 क्वेश्चन थे कल वाली क्लास के, वो हमने अच्छे से रिवीजन कर लिया। इस रिवीजन का मेन मोटिव ये होता है कि हमारे जो पीछे वाले भी है वो भी रिकॉल होते रहे। जैसे हमारी ये क्लास होती है, हम संडे को इनका क्विक रिवीजन करेंगे। सिर्फ आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जो पूरे हफ्ते हमने किए हैं, उसकी क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और संडे तक है, जैसे हम 7 दिन पढ़ेंगे, फिर संडे को इसका क्विक रिवीजन फिर करेंगे। तो आपको टेस्ट रूप में भी मिल जाएगा, तो जैसे आपकी तैयारी भी हो जाएगी, साथ में आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं आज की क्लास पर। और आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? इसमें हमारा ऑप्शन है 24 जनवरी,
25 जनवरी और 26 जनवरी और 27 जनवरी। राइट आंसर है आपका ऑप्शन है सी। राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। अभी अगर हम बात करें पीछे वाले जो हमने कल पढ़ा था, एक कौन सा क्वेश्चन पढ़ा था आप अभी देखिए। हमारा क्वेश्चन था कि देश के मतदाताओं के द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को और 26 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। मैंने कल भी आपको एक बात बोली थी कि आप जो भी ये दिवस बनाए जाते हैं वो दिवस साथ में इन दिवस की जो थीम होती है वो एक A4 साइज का पेपर लीजिए, उस पे सारे के सारे नोट डाउन कर लीजिए। अब जनवरी चल रहा है और जनवरी के आप स्टार्ट करेंगे तो पूरे साल के हैं आप एक पास है जैसे एक जगह है उनको इकट्ठा कर पाओगे, लिख पाओगे और उनका रिवीजन आपका होता रहेगा। आपके अपने हाथ से लिखे हुए होंगे तो सारे के सारे आपको अच्छे से याद होंगे। जो ये दिवस होते हैं उनकी जो थीम होती है ये कई कई ऐसे होते हैं, कंफ्यूजन करने वाले होते हैं, कुछ हमें याद भी बहुत मतलब हार्ड तरीके से याद होती है। ठीक है, उनको पढ़ते रहने से फिर भी समझ नहीं आता तो बार बार इन चीजों को रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से याद हो पाएगी। साथ में जैसे मैं आपको कोई भी करंट का क्वेश्चन पढ़ाती हूँ उसमें किसी भी देश का कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति है, कोई अध्यक्ष है वो हमारे देश में आता है या फिर हमारे देश के कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उनमें उनको कोई मैन पुरस्कार दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है। इन चीजों को मैं जब भी आपको पढ़ाऊं तो आपको A4 साइज के अंदर जो पेज आता है उसमें आपको इनका नोट डाउन करना है क्योंकि ये चीजें है एग्जाम में काफी बार आती है। और जैसे किसी देश का हम याद कर रहे हैं तो उस देश का कोई राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उनके नाम है थोड़े से औखे होते हैं तो वो हमारे याद होने में ये होते मुश्किल हो जाती है। तो लेकिन हम उनका बार बार रिवीजन करेंगे, ये A4 साइज में हमारे पास रहेंगे तो हमारे अच्छे से याद रहेंगे। तो इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रति वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। यह परंपरा 1953 से चली आ रही है। अगर आपसे स्टेटिक में पूछ ले कि सीमा शुल्क दिवस है वो कब से मनाया जा रहा है तो 1953 से, जब सीमा शुल्क सहयोग परिषद सीसी, जिसे अब विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO के रूप में जाना जाता है, ने सीमा शुल्क अधिकारियों के काम का सम्मान करने के लिए इस तिथि को नामित किया था। यानी जो अभी विश्व सीमा शुल्क संगठन है ये पहले क्या था, ये था सीमा शुल्क सहयोग परिषद था। इस दिन का इतिहास क्या है, इस दिन की स्थापना विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा 1953 में उस दिन को मनाने के लिए की गई थी जब बेल्जियम के ब्रुसेल्स में सीमा शुल्क सहयोग परिषद का उद्घाटन स्तर आयोजित किया गया था। 1994 में सीसी का नाम बदलकर विश्व सीमा शुल्क संगठन यानी WCO कर दिया। अब बात करें इस एक पैराग्राफ की तो इसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं और ये स्टेटिक है और काफी अच्छे हैं। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी एग्जाम में जब आपके स्टेटिक के क्वेश्चन आते हैं तो वो स्टेटिक के क्वेश्चन यहीं से जुड़कर आते हैं। यानी आपको ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है इसका क्वेश्चन ना पूछ के इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि CCC का नाम बदलकर विश्व सीमा शुल्क संगठन कब किया गया, 1994 में किया गया। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है इसको कब से बनाया जाने लगा तो 1953 में से बनाया जाने लगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपको जब हम करंट अफेयर पढ़ते हैं उनकी व्याख्या पढ़ते हैं तभी से हमारा ये याद होता है। तो इस चीज को हमें ध्यान से पढ़ना है। तो आगे चलते हैं, इसको और देखते हैं थोड़ा। आपको ज्यादा इसकी जानकारी चाहिए तो मैं आपको इसके लिए जो भी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं पूरी व्याख्या में इसकी सारी आपको यहाँ पे दूसरी स्लाइड में प्रोवाइड करवाती हूँ। कुछ भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप पूरी यहाँ पे इसको पूरा पढ़ के कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की थीम क्या है? सीमा शुल्क एक सतत भविष्य का निर्माण। सीमा शुल्क उद्देश्य के साथ पारंपरिक और नए साझेदारों को शामिल करना। सीमा शुल्क और डिजिटल परिवर्तन। वैश्विक व्यापार संबंधों को मजबूत करना। तो हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की 26 जनवरी की तो उसका अब जो 2024 की थीम है वो थीम है आपके ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, सीमा शुल्क उद्देश्य के साथ पारंपरिक और नए साझेदारों को शामिल करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारी व्याख्या है कि इस वर्ष की थीम उद्देश्य के साथ पारंपरिक और नए साझेदारों को शामिल करने वाला सीमा शुल्क कार्य की विकसित प्रकृति और विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग के महत्व पर जोर देता है।
यह थीम पारंपरिक सहयोगियों के साथ मजबूत साझेदारी बनाए रखते हुए सीमा शुल्क एजेंसियों को नई चुनौतियों और प्रौद्योगिकी को अपनाने की आवश्यकता को दर्शाती है। तो इसके बारे में आप इसका थोड़ा सा क्या उद्देश्य भी देख सकते हैं कि सीमा शुल्क कार्य की विकसित प्रकृति और विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग के महत्व पर जोर देता है। बाई चांस आपसे पूछ ले कि इसका महत्व क्या है या फिर इसका उद्देश्य क्या है इस थीम को रखने का। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसने जीती है? विराट कोहली, पेट कमिंस, जो रूट और ट्रेविस हेड। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी, पेट कमिंस ने आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी है वो जीती है आपके पेट कमिंस ने। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पेट कमिंस को आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का विजेता घोषित किया गया है। कप्तान है ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रहे हैं। तो पेट कमिंस कौन है? ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस खिलाड़ी को आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 है वो नामित किया गया है? रोहित शर्मा, केन विलियमसन, विराट कोहली और बाबर आजम। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का नामित किया गया है विराट कोहली को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। व्याख्या देखें इसकी। अनुभवी भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को 50 ओवर के प्रारूप में यानी वनडे में उनके असाधारण वर्ष के लिए आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का ताज पहनाया गया। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये आपके स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर कौन था? जो रूट, उस्मान ख्वाजा, रविचंद्र अश्विन, ट्रेविस हेड। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है बी, उस्मान ख्वाजा। वर्ष 2023 का आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर कौन था? उस्मान ख्वाजा। अब आप ये तीनों क्वेश्चन देखेंगे, मैं एक साथ किस लिए लेके आई हूं ताकि आप इस चीज में कंफ्यूजन ना हो। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए जो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी है वो तो जीती है पेट कमिंस ने। अगर हम बात करें कि आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर, ये कौन सा है? वनडे 50 ओवर वाला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे किया गया है? नामित किया गया है विराट कोहली को। और आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर कौन था? उस्मान ख्वाजा था। तो इन तीनों चीजों को एक साथ लाने का मोटिव ये है कि आप कंफ्यूजन ना हो, आपका जो कंफ्यूजन है वो यहीं पे क्लियर हो जाए। अगर ये तीनों क्वेश्चन मैं 3 दिन में एक एक करके लेके आती तो आपके कंफ्यूजन बढ़ता कि कल भी मैम ने ये बताया था और उसका आंसर ये बता दिया था। तो ये तीनों एक साथ हमने पढ़े हैं तो हमारा कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया। उस्मान ख्वाजा को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के रूप में नामित किया गया है। ख्वाजा ने एक सफल वर्ष के बाद पुरस्कार के लिए टीम के साथी ट्रेविस हेड, भारत के स्पिनर रविचंद्र अश्विन और इंग्लैंड के जो रूट से कड़ी प्रतिस्पर्धा को पार कर लिया है, जिसका समापन ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन खिताब जीता है। तो आप याद रखना कि आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? उस्मान ख्वाजा है। और यहीं पे अगर वनडे का पूछ ले तो वनडे का कौन है? विराट कोहली। आगे बढ़े, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए किस कंपनी को नोडल एजेंसी नामित किया गया है? मैंने आपको पिछले परसों वाले जो हमारा करंट अफेयर था उसमें प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में पूरा डिटेल से बताया था कि इसका महत्व क्या है, इसका विजन क्या है, ये किन लोगों के लिए लागू की जाएगी, कब की जाएगी, इस बारे में विस्तृत रूप से उसकी व्याख्या हमने देखी थी। आज का क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है उसके लिए किस कंपनी को नोडल एजेंसी नामित किया गया है? एनटीपीसी लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड, पीएफसी लिमिटेड और भेल। तुम्हारा राइट आंसर इस हमारे फोटो को देखकर भी हम बोल सकते हैं ये कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है बी, आरईसी लिमिटेड। आगे बढ़े, इसकी व्याख्या देखते हैं हम। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित राष्ट्रव्यापी छत सौर पहल को लागू करने के लिए आरईसी लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाने के लिए आरईसी लिमिटेड देगी 1.20 लाख करोड़ रुपए। अगर हम बात करें महारत्न बिजली वित्त कंपनी आरईसी लिमिटेड को महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। ध्यान रखना ये कौन सी है? महारत्न कंपनी है। तो आपसे पूछा जा सकता है
अगर सीधा भी ऑप्शन में देके पूछ ले कि इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी है और तीन है वो महारत्न न हो नवरत्न हो, और इसमें से पूछ ले तो ये कौन सी है, ये महारत्न कंपनी है, इस चीज को भी ध्यान रखना। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस पहल का लक्ष्य 1 करोड़ घरों में छत पर सौर पैनल स्थापित करना है। आरईसी लिमिटेड सीएमडी विवेक कुमार देवांगन के नेतृत्व में इस बड़े उपक्रम के लिए 1.20 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण देने के लिए तैयार है। तो अपन को क्या याद रखना है, 1,20,000 करोड़ रुपए का ऋण देने के लिए भी तैयार है। 22 जनवरी को इन्होंने घोषणा की थी, अयोध्या में की थी। ठीक है, ये सारी चीजें में अच्छे से ध्यान रखनी है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के मुख्य बिंदु क्या है कि इस योजना के 1 वर्ष के भीतर 1 करोड़ घरों में छत के ऊपर सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य है। 2026 तक 40 गीगावाट छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के बड़े लक्ष्य में ये योगदान देगी। नोडल एजेंसी की भूमिका, आरईसी को नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा रूफटॉप सौर योजना के समग्र कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये हमने अच्छे से देखा। अगला क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमण लगातार कितनी बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री बनने जा रही हैं? दूसरी का आते ही आपको ध्यान रखना है कि पहला कौन था इतने बजट पेश करने वाला। पहले हम बात करें माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के बारे में, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार। तो दूसरी बार ये केंद्रीय बजट पास करेंगी आपके कितने, छठी बार करेंगी। कितनी बार करेंगी? छठी बार। तो हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा। सीतारमण जी 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करने के लिए तैयार है, जिससे वह मोरारजी देसाई के बाद, किनके? मोरारजी देसाई के बाद लगातार छठी बार संसद में बजट पेश करने वाली देश की दूसरी वित्त मंत्री बनेंगी। पहले कौन थे? मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने 6 बार है वो संसद में बजट पेश किया था, और दूसरी बनने जा रही है निर्मला सीतारमण जी। लगातार छठी बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो 1 फरवरी को पेश होगा बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार छठा बजट पेश कर इतिहास रचने को तैयार है, जो भारतीय संसदीय इतिहास में एक बेजोड़े उपलब्धि है। आगे देखें, निर्मला वित्त जो हमारे मंत्री हैं निर्मला सीतारमण इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज कराने के कगार पर है, क्योंकि वे अपना लगातार छठा बजट, लगातार 5 वार्षिक बजट और एक अंतरिम बजट पेश करने के लिए तैयार है, जो भारतीय संसदीय इतिहास में एक अद्वितीय उपलब्धि है। राजकोषीय प्रबंधन की अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हुए इनका कार्यकाल पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल से मेल खाता है, जिनके पास पहले 1959 से 1964 के दौरान वित्त विभाग था। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जिन्हें 10 बजट पेश करने का गौरव प्राप्त है, जो किसी भी वित्त मंत्री द्वारा सबसे अधिक है। उन्होंने लगातार 6 बजट पेश किए थे, जिसमें एक अंतरिम बजट भी शामिल था। तो ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। हो सकता है मैं बोलती हूँ कि करंट क्या जो स्टेटिक होता है उनसे क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा आते हैं। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है हमारा, 63वीं केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली, कोलकाता, भोपाल और मुंबई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, कोलकाता, भोपाल, मुंबई से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोपाल। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, 63वीं केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक चल रही है। आगे इसके व्याख्या पर देखें तो 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक आज मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित की गई। इस बैठक का भोपाल में आयोजन हुआ है, और 63वीं जो केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड है की बैठक खान मंत्रालय के सचिव श्री वी.एल. कांता राव की अध्यक्षता में भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित की गई। तो आप खान मंत्रालय के सचिव को भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, हो सकता है कि आपके एग्जाम में इनसे जो सचिव होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। आगे बढ़िए, सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की जो 63वीं बैठक मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई है, इसकी अध्यक्षता खान मंत्रालय के सचिव श्री वी.एल. कांता राव ने की। उल्लेखनीय प्रतिभागियों में खान मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री संजय लोहिया और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक श्री जनार्दन प्रसाद शामिल थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको जीएसआई के महानिदेशक भी याद रखने होते हैं, श्री जनार्दन प्रसाद शामिल। अब हम बढ़ते हैं आगे, और हमारे आज का जो हमने करंट अफेयर्स पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं, ताकि हमारे माइंड में अच्छे से रहे।
सबसे पहले हमने पढ़ा था राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी के साथ हमने पढ़ी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की थीम क्या है? सीमा शुल्क उद्देश्य के साथ पारंपरिक और नए साझेदारों को शामिल करना। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसने जीता है? पेट किम्स ने जीता है। किस खिलाड़ी को आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया है? विराट कोहली को। तीनों क्वेश्चन एक साथ दिए मैंने ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। और अगर आपसे पूछ ले आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर कौन चुना गया है तो उस्मान ख्वाजा चुने गए हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए किस कंपनी को नोडल एजेंसी नामित किया गया है? आरईसी लिमिटेड को। इसका लक्ष्य क्या है कि जो छतों पर है वो 1 करोड़ घरों में है वो रूफ टॉप सोलर पावर लगाए जाए। निर्मला सीतारमण लगातार कितनी बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली दूसरी महिला बनी है? 6 बार। और इसमें ये 5 बार तो बजट और 1 बार ये अंतरिम बजट है वो पेश करेंगी। ये दूसरी बनी है मोरारजी देसाई के बाद। पहले कौन थे? मोरारजी देसाई। 63वीं केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये भोपाल में है। हमारी क्लास जिसमें हमने पहले कल वाले जो क्वेश्चन थे उनका क्विक रिवीजन किया, फिर आज के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से व्याख्या सहित पढ़ा, याद किया और फिर इनका क्विक रिवीजन किया। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।